गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हमारी फ्री लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम लोग मार्केट अपडेट देने जा रहे हैं 20 मार्च 2020। इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, मैं आपको कुछ वार्निंग देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस इन्फेक्शन, दोस्तों पूरे मार्केट को कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है। तो हम लोग को सोचने की बात ये है कि ये पहली बार हुई है या ऐसे भी पहले कभी हुआ है, राइट? और या इससे मतलब मार्केट कैसे उभरेगा। जैसे जैसे स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, राइट? इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर एक स्टॉक मार्केट को बहाना मिल गया है, और पूरा डिस्काउंट और सेल लगा हुआ है दोस्तों। जितने भी ब्लू चिप्स कंपनीज है, 30%, 40%, 50%, इनफैक्ट आप देख लो L&T जैसा स्टॉक 50% डिस्काउंट के अंदर चल रहा है, राइट? बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझते हैं, मार्केट के बारे में समझते हैं कि मार्केट आगे क्या करेगा, कैसा जा सकता है, हमारा प्लानिंग क्या होगा और किस स्टॉक्स के अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर वायरसेस की बात करूं, तो इतने सारे वायरसेस हो चुके हैं दोस्तों, यू नो जिसके कारण स्टॉक मार्केट में हंगामा मचा हुआ था। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स देखो तो उन्होंने एक साल के अंदर इन वायरसेस के बाद इतनी परसेंट ग्रोथ दी हुई है। अगर ग्राफिक्स में देखें तो जैसे इतने सालों में इतने सारे वायरसेस हो चुके हैं और उन्होंने अच्छा खासा growth दिया है वायरस। तो इतने सारे वायरस के अंदर इंडिया के अंदर कितने सारे वायरसेस ने स्टॉक मार्केट को अफेक्ट किया था। अगर इसको हिस्टोरिकल ग्राफ अगर हम लोग देखें तो सार्स अप्रैल 2003 में खत्म हुआ था और निफ्टी 981 से 1900 तक पहुंचा था दोस्तों। डबल ग्रोथ हुई थी, 100% की ग्रोथ हुई थी मार्केट के अंदर। फिर बाद में H5N1 मतलब एवियन इन्फ्लुएंजा आया हुआ था, जो कि अगस्त 2004 में खत्म हुआ था। मार्केट ने 50% की ग्रोथ दी। स्वाइन फ्लू काफी फेमस था, राइट? तो स्वाइन फ्लू के बाद 100% ग्रोथ हुई है, 2500 से लेके 5000 तक मार्केट चला गया था। इबोलामा मार्च 2014 42% की ग्रोथ दी हुई थी। तो अच्छा खासा ग्रोथ दिया हुआ है मार्केट ने वायरसेस के खत्म होने के बाद। और अभी वायरसेस, कोरोना वायरस का भी इलाज निकल चुका है, इंडिया में भी निकला हुआ है, जापान में भी निकला हुआ है, चाइना में टेस्टिंग भी हुई है। मार्केट 8000 के पास है करीब करीब, और यहाँ से अभी कितना ग्रोथ दे सकता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। सो अगर हम लोग निफ्टी की चार्ट की तरफ देखें तो हमने ये जो लेवल था, ठीक है, ये लेवल हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दिया था। और मैं काफी सारे ब्रोकर से भी मिला था, ब्रोकर्स को भी यकीन नहीं था कि इस लेवल तक मार्केट आ सकता है, जबकि हमने इसी महीने के स्टार्टिंग में ये प्लान किया हुआ था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, राइट? और 13 मार्च में मैंने आपको ये लेवल दिया हुआ था स्टॉक मार्केट ग्रुप के अंदर। अगर आप इस मार्केट को इस स्टॉक चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो निफ्टी जो हमारा जोन है, काफी डीप तक उसको टेस्ट किया हुआ है। और उसके नीचे एक मंथली जोन है, ये क्वार्टरली जोन है, उसके नीचे मंथली जोन है। ये जो मंथली जोन है, इसके टिप को ये टच किया हुआ है, तो वहां से वो ऊपर चला गया। हमारा क्वार्टरली जोन इसने तोड़ा हुआ नहीं है। अगर ये तोड़ता है तो दोस्तों मार्केट काफी नीचे जा सकता है। उसके बाद अगर मैं नीचे की साइड में देखूं तो उसके नीचे कोई भी अच्छी खासी लेवल नहीं है दोस्तों, सीधा लेवल आ जाती है 2200 से लगभग 3300 तक का लेवल, ठीक है। अभी मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि मार्केट इतना नीचे भी जा सकता है, विच लुक्स लाइक इम्पॉसिबल। तो मार्केट यहाँ तक भी जाएगा तो लोगों को ये इम्पॉसिबल ही लग रहा था, राइट? तो जैसा कि मैंने आपको पहले के ट्रेनिंग्स में बताया हुआ है कि 2020 के बाद मार्केट का कुछ भी एक्सपेक्टेशन मतलब आप पास्ट के हिसाब से कर नहीं सकते एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इमीडिएटली आते हैं, इमीडिएटली जाते हैं। और बहुत सारा अनसर्टेनिटीज है 2020 के अंदर, बहुत सारा अफरा तफरी मचने वाला है, पूरा इकोनॉमी चेंज होने वाला है। तो ग्रोथ भी अच्छी खासी देगा, डाउन टर्न भी अच्छी खासी देगा, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो यस, तो मैं इस प्रोबेबिलिटी को नकारता नहीं हूँ कि मार्केट इतना नीचे भी जा सकता है। हालांकि मार्केट इतना नीचे भी गया है और हम लोग यहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट इससे भी नीचे जाता है, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें
तो आप देख सकते हैं 2008 के अंदर, 2008 के अंदर भी एक महीने के अंदर 33% ऑलमोस्ट ड्रॉप दिया था मार्केट के अंदर। ओके, फिर बाद में एक बाउंस दिया और मार्केट ऑलमोस्ट 66% नीचे का चला गया था, और फिर यहाँ से मार्केट ने ऊपर लिया। अब मान लो अगर पहले महीने अगर हम लोग इन्वेस्ट करते जब मार्केट ने 33% तक डाउन गया था, और उसके 1-2 साल भी अगर हम लोग मार्केट देखते तो मार्केट ने 50% की ग्रोथ दी हुई है इस लेवल से भी। ओके, सो अगर आप 33% पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे 30% ही इन्वेस्ट करें और बाकी के अमाउंट बचा के रखें। अगर मार्केट और नीचे जाता है तो आपको और इन्वेस्ट करने के लिए, एवरेजिंग के लिए वो काफी अच्छा रहेगा। अब मार्केट का एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आया हुआ है। ओके, तो ये इमिडिएटली ऐसा वी शेप में जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। सो मार्केट करेगा क्या कि थोड़ा सा वो ऊपर जाएगा। ओके, फिर से वापस नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। ये एक सिनेरियो हो सकता है, या फिर दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे सबके स्टॉप लॉसेस तोड़ देगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे, तो नीचे सबके स्टॉप लॉसेस तोड़ के फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये सिनेरियो मुझे लग रहा है फिलहाल। ओके, सो ये जो सिनेरियो है ये मंथली चार्ट पे नहीं होगा बेसिकली। तो अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो डेली चार्ट पे ये चीज हो सकती है। ओके, तो मार्केट के पॉजिटिव होने के रिएक्शंस क्या है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि आज का जो क्लोज है, अगर ये कल के हाई से अगर ऊपर देता है तो ये मार्केट के लिए काफी अच्छी पॉजिटिव चीज होगी। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखेंगे तो ये ड्रॉप बेस एंड रैली पैटर्न बना रहा है। ओके, तो मान लो अगर ये नहीं भी क्लोज देता है, अगर छोटा भी क्लोज दे देता है, तो हमारे पास मंडे का दिन है। ओके, सो मंडे के दिन एक कैंडल बनेगी, तो बीच में दो कैंडल्स हो जाएंगे। ठीक है, सो मंडे या ट्यूसडे तक मैक्स अगर हमें एक अच्छी खासी रैली दिखाई देती है तो एक अच्छा खासा पैटर्न बन जाता है, और मार्केट फिर से उसी लेवल तक आने के बाद वापस एक जंप दे सकता है। ये ऊपर के लेवल के हम लोग रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ओके, सो ये ऊपर के लेवल के दो रेजिस्टेंस है दोस्तों। सो पहला रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 10,300 से लेके 10,500 के आसपास का रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस 11,526 से लेके 11,758 का अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये मुझे कुछ खासा रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली गैप डाउन हो चुका है मार्केट, और यहाँ पे काफी बेसिंग दिया हुआ है मार्केट ने। तो मुझे ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं लग रहा है। हाँ, जब भी मैंने काफी सर्किट ब्रेक किया था तभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का मौका मिला हुआ था। तो निफ्टी अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ सिर्फ 30% ही हमें इन्वेस्ट करना है, तो फिर पूरा पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट करना है। देखिए, पूरा पैसा इन्वेस्ट करने से मार्केट नीचे जाएगा तो साइकोलॉजिकली ये हमें काफी इफेक्ट गिरता है। और दूसरी ये भी चीज है कि अगर मार्केट यही से भी ऊपर जाता है तो 30% पे हमें अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा, और बचे हुए पैसा हम लोग ट्रेडिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमको रेगुलर इनकम देता ही है। राइट, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ये है कि हमें मेहनत कम लगती है, टाइम कम लगता है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग ट्रेडिंग के थ्रू भी जो हमारा गोल है वो अचीव कर सकते हैं, और उसके थ्रू हमारी लाइफ ईएमआई फ्री हम कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इजी चीज है इन्वेस्ट करना, तो हम लोग ऐसे वक्त में अच्छा खासा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं, सो ये निफ्टी का मैंने इकोनॉमिक टाइम से उठाया हुआ वैल्यूएशन है दोस्तों। सो अगर वैल्यूएशंस की बात करूं तो मार्केट में अगर आप जब भी देखेंगे, जैसा किसी प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, एमआरपी होता है, और एक वो फिक्स्ड प्राइस के अंदर मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में आपको ऐसा कोई फिक्स प्राइस नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि मान लो निफ्टी की अगर ये वैल्यू है, ओके, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, दिस इज निफ्टी वैल्यू, तो ये हमेशा
ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, राइट। तो इसका जो प्राइस है ये हमेशा ऊपर नीचे खींचता रहता है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो इट इज लाइक ओवर वैल्यूड, नीचे जाता है तो ये अंडर वैल्यूड है। तो फिलहाल ये लाल लाइन के नीचे है तो निफ्टी काफी अंडर वैल्यूड है, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। सो सेम चीज स्टॉक्स के अंदर भी होता है दोस्तों। तो काफी सारे ब्लू चिप्स जो स्टॉक्स होते हैं वो भी काफी अंडर वैल्यूड है। ओके। इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन मतलब इकोनॉमी के बारे में अगर मैं देखने जाऊँ तो जैसे कि हमने बताया था पहले भी। ओके। सो इन्फ्लेशन काफी नीचे है। ओके। ऑयल प्राइसेस काफी नीचे है। तो ऑयल प्राइसेस नीचे होने के कारण काफी सारे कंपनीज को प्रॉफिट होने वाला है। इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी को बहुत सारा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि यू नो होता क्या है कि अगर ऑयल प्राइसेस डाउन हुआ तो गवर्नमेंट जो है वो ऑयल के ऊपर टैक्सेस बढ़ा सकती है। तो एक्साइज ड्यूटी काफी मिलती है, उससे रिवेन्यूज काफी अच्छे जनरेट होते हैं गवर्नमेंट के लिए। इंटरेस्ट रेट्स डाउन है और हम आशा करते हैं कि और भी नीचे आएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 0% इंटरेस्ट रेट पे भी फॉरेन मतलब कंट्रीज में लोन मिलेगा। तो वो काफी अच्छी चीज होगी। इंडिया के अंदर भी आरबीआई रेट कट करेगा, राइट। आईआईपी इम्प्रूव कर रहा है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इम्प्रूव हो रहा है इन सारी चीजों की वजह से। सिर्फ एक कंसर्न था यूएसडी आईएनआर का जो काफी ऊपर जा रहा था। ओके। अभी वो भी फिलहाल गैप डाउन कर गया, नीचे आया हुआ है। क्योंकि अगर डॉलर अगर हमारे लिए महंगा है, राइट, इंडियन करेंसी अगर सस्ता हो रहा है तो इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, ऐसा देखा जाता है। लेकिन अगर ये भी नीचे आता है तो ये काफी अच्छी चीज होगी। ओके। एंड मार्केट कैप टू जीडीपी इज ऑल्सो गुड। इसमें से आपको कुछ टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ आपको फाइनेंस का अगर बैकग्राउंड नहीं होगा तो आपको ये सारे टर्म्स समझ में नहीं आएंगे। तो आपको हमारी ट्रेनिंग ली गई होगी, तो आप विजिट कर सकते हैं emifreelife.in, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे लॉग इन करके हमारी ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सेक्टर्स की बात करूँ तो दोस्तों प्राइवेट बैंक सेक्टर काफी अच्छा है, आईटी सेक्टर काफी अच्छा है, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर, ऑटो। और आपको फार्मा को कंपलसरी अवॉइड करना है, क्योंकि फार्मा काफी पेचीदा सेक्टर है। अगर आपको उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी हो तो ही आप उसके अंदर एंटर कीजिए, अदरवाइज मैं फार्मा सेक्टर अवॉइड ही करता हूँ। इन सेक्टर्स के अंदर भी प्राइवेट बैंक्स, कंज्यूमर सेक्टर एंड ऑटो सेक्टर मेरा टारगेट सेक्टर है, जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे सकती है। तो अभी हमको इन्वेस्ट कैसा करना है, तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि इनिशियली आप सिर्फ 1/3 पैसा ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और आप कंट्री के इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंट्री के ऊपर अगर आपको भरोसा है, तो आप डेफिनेटली निफ्टी 20 लीजिए। ये एक ईटीएफ होता है, इसके बारे में आप यूट्यूब के ऊपर भी जानकारी ले सकते हैं। निफ्टी 20 के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज लाइक आप निफ्टी के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपको निफ्टी 20 कहाँ देखने मिलेंगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी 20 का चार्ट भी दिखा देता हूँ। निफ्टी 20। सो निफ्टी 20 काफी नीचे है दोस्तों, 92 पे है। ओके। सो कल का लो जो था 88 तक चला गया था, 92 नॉट बैड, काफी अच्छा खासा मिल रहा है आपको ईटीएफ। ओके। आप एनएससी इंडिया पे भी जाएंगे, ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पे ऊपर क्लिक हेयर करके दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्योंकि मैं पर्सनली पुरानी वेबसाइट यूज करता हूँ एनएससी इंडिया की। आप लाइव मार्केट के अंदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसको ईटीएफ बोलते हैं। ओके। तो आप इसके अंदर जाएंगे, आपको काफी सारे ईटीएफ्स दिखेंगे। ये सारे ईटीएफ्स हैं और इसके अंदर निफ्टी 20 के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, मतलब सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप
ये वॉल्यूम सेक्शन देखिए। ओके, तो आप देखिए कितना वॉल्यूम है, 1600, 12,000, ओके, 3,000 समथिंग, 2,000। तो ये आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा। निफ्टी 20, ओके, सो दिस इज द थिंग, निफ्टी 20 के अंदर वॉल्यूम काफी अच्छा खासा होता है। ओके, सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, तो आप निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो निफ्टी 20 है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए इतने सारे ईटीएफ्स में से। ओके, सो मैं सजेस्ट करूंगा। सो फिर उसके बाद अगर आपको परफेक्टली मतलब स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने होंगे तो आप कुछ शॉर्ट लिस्टेड ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको और भी अच्छा खासा एनालिसिस करते होंगे तो आप कुछ अच्छी कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज जिसका हिस्ट्री भी काफी अच्छा हो और फ्यूचर पोटेंशियल मतलब आगे जो बिजनेस होने वाला है उस बिजनेस के बारे में अगर आपको आइडिया होगा तो डेफिनेटली वो स्टॉक काफी बढ़ता है। और कुछ छोटे कंपनीज जिनका काफी अच्छा पोटेंशियल हो आगे ग्रोथ का, तो आगे चल के ये शायद से मल्टीबैगर भी बन सकती है। इसके अंदर रिस्क भी होता है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको फंडामेंटल समझ में आते हैं, अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप डेफिनेटली हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको फंडामेंटल्स की भी जानकारी मिलती है। कुछ रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई जब रेट कट करती है तो कुछ सेक्टर्स को और कुछ कंपनीज को काफी सारा बेनिफिट्स मिलता है। तो इसके अंदर मैंने ऑटो एंड बैंकिंग सेक्टर जो है ये रेट कट के कारण काफी बेनिफिट इसको मिलता है। जैसे रेट कट होता है ऑटो इंडस्ट्री ग्रो करती है क्योंकि लोग इंटरेस्ट रेट कम होने पे गाड़ियां खरीदते हैं। ओके, कंपनीज भी बड़े बड़े ट्रक्स एंड ऑल खरीदते हैं, बैंक्स भी बेनिफिट करते हैं। सो एचडीएफसी बैंक है, इंडसलैंड बैंक है। इंडसलैंड बैंक में कुछ इशू है, ऐसा अफवाह है, इसलिए स्टॉक काफी गिर रहा है, बट डोंट मतलब चिंता मत कीजिए आप। यू नो इसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मारुति है। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लगता है तो आप कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपनीज है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इंडिया में अगर ग्रोथ कही तो यही कंपनीज है जो ग्रो कर रही है। ओके, सो एचडीएफसी बैंक है, मारुति है, एलएनटी है, एलएनटी फाइनेंस। कोई मुझे बता रहा था कि एलएनटी में कुछ यस बैंक का इशू है कनेक्शन के साथ, सो डोंट वरी। आपको पता है एलएनटी का कंपटीशन कौन है? शायद नहीं पता होगा। ठीक है, सो इंडी एलएनटी काम होता है, एलएनटी करती है। ओके, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ओके, सो और कई सारी कंपनीज है जो उसके जो प्राइजेस है उसके एसेट्स के बराबर आ चुके हैं। ओके, सो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, काफी अच्छी कंपनीज है। एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग है, एच डी एफ सी लाइफ है, एच डी एफ सी बैंक है, आईटीसी है, हीरो मोटर है, मैरिको है। ठीक है, इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज है जिसके अंदर आप अभी फिलहाल रुकिए। ओके, एक एक स्टॉक हम लोग डिस्कस करते हैं फिलहाल। मैं आपको बता देता हूँ। एच डी एफ सी बैंक। सो एच डी एफ सी बैंक अगर देखा जाए तो एक्चुअली इन्होंने हमारे जोन तोड़ दिए हैं। इन्वेस्टमेंट में वैसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप इस लेवल तक रुक सकते हो, 751 तक। ओके, अगर आप कंजर्वेटिव हो तो। और अगर रूल के हिसाब से जाए तो अगर हमारा लेवल ब्रेक होता है, ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नीचे के लेवल से ही एंट्री लेते हैं, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक मुझे लग रहा है कि अगर इतना नीचे आ सकता है तो वो और भी नीचे आ सकता है, हो सकता है यही से भी ऊपर चला जाए, बट देन अगेन मैं रुक रहा हूँ पर्सनली। मारुति। सो मारुति के अंदर आप अभी एंट्री कर सकते हैं, ये हमारे लेवल तक आ चुका है। ठीक है,
कोई इशू नहीं है मारुति के अंदर। ओके, इससे भी नीचे जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, मे बी इस लेवल तक भी जा सकता है मारुति। ओके, इस लेवल तक भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया, कम से कम 33% तक आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, और नीचे आता है आप फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मारुति इज लाइक सेफ टू इन्वेस्ट। ये वैल्यूएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि जब स्टॉक काफी नीचे आ जाता है और अचानक से फिर ऊपर डायरेक्ट 8,000 पे चला जाएगा। ओके, सो मन नहीं करता फिर बाद में बाय करने का, हो सकता है उससे भी और ऊपर चला जाए। लेकिन जब हम उसका प्राइस देखते हैं ना 4,000 के ऊपर, फिर अचानक से वो ग्रो हो जाता है, उसके बाद हमारा है ना साइकोलॉजिकली वो चीज मन नहीं करता है कि हम इन्वेस्ट करें। राइट, सो आप मारुति के अंदर अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एल के अंदर मैं 2 दिन से बोल ही रहा हूँ कि इन्वेस्ट कीजिए। ओके, एल के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, फिर एल फाइनेंस, फाइनल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली 65 से वो वैल्यूएबल, काफी वैल्यूएबल, मतलब बहुत ही अंडर वैल्यूड है ये फिलहाल। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है एच डी एफ सी लाइफ। एच डी एफ सी लाइफ काफी ऊपर चला गया हमारे लेवल को क्लिक करके। ओके, सो एच डी एफ सी लाइफ में फिलहाल अगर और नीचे आता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, या फिर अभी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लेवल से मतलब काफी ऊपर चला गया है। एच डी एफ सी बैंक मैंने आपको बताया। ओके, मैंने 2 बार लिख लिया ये, सॉरी। सो आईटीसी, आईटीसी भी काफी ऊपर चला गया हमारे लेवल से। ठीक है, अभी आप वापस आईटीसी आपको मौका देता है वापस नीचे आने के बाद, तो आप वापस कीजिए। ओके, आईटीसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ लेवल, सेकंड। देखिए ये काफी सही पैटर्न बना रहा है, जैसा कि मैं निफ्टी का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, आपको जूम करके बताता हूँ मैं। ओके, सो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया हुआ है, ऊपर चला गया। ओके, और फिर बाद में ये 2 बेसिक कैंडल्स बनाए, और फिर बाद में ऊपर जा रहा है। ओके, तो ऐसा ही कुछ पैटर्न निफ्टी के अंदर हमें दिखाई पड़ेगा। अभी ये यहाँ पे आईटीसी गया है ऊपर, अभी मत खरीदना, इसको थोड़ा सा आने दो नीचे, इस लेवल तक वो आ जाएगा। ओके, कितने का लेवल है ये, 150 के आसपास का लेवल है। ओके, 153 154 के आसपास का लेवल है। ये वापस धीरे धीरे नीचे तक आएगा, फिर आप एंट्री कीजिए, फिर आईटीसी के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। ओके, हीरो मोटर, हीरो मोटर्स के अंदर अभी आप एंट्री कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ज्यादा ऊपर नहीं गया ये। मैरिको,
मैरिको के अंदर फिलहाल आप इन्वेस्ट मत कीजिए, ओके, क्योंकि हमें पता नहीं ये लेवल होल्ड करेगा या नहीं करेगा, ओके, कि प्रॉब्लम इसके पीछे के लेवल्स का है, दैट इज व्हाई देयर इज ए बिट ऑफ कंसर्न। तो मैरिको अगर और थोड़ा नीचे आ जाता है तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ओके। सो ओके, सो ये कुछ कंपनीज है, ये मैंने आपको बताया हुआ था कि थोड़ा सा रुकिए, अभी हम लोग लेटेस्ट चेक करते हैं। ओके, जिलेट का ये लेवल है, लेवल आने तक रुकिए। सो लेवल अराउंड 4370 टू 4024 है, ठीक है। फिर डी मार्ट, डी मार्ट भी ये अप्रोक्सीमेटली 1500-1600 का लेवल है। जस्ट सेकेंड। सो लेवल है 1579 से लेके 1297 तक, इसके बीच में अगर आता है प्राइस, डीमार्ट की आप अंडर एंट्री कर सकते हैं। फिर टाटा मोटर्स में आप एंट्री कर सकते हैं, ओके। टाटा मोटर्स आ ही गया था, एंट्री हो चुका है एक्चुअली टाटा मोटर्स में। फिर भी अभी लेटेस्ट हम लोग देखते हैं, ओके, कर सकते हैं, अभी भी आप एंट्री कर सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर। टाटा मोटर्स का जो लेवल है, जस्ट सेकंड, 75 से कुछ 50 तक है, जस्ट। सो 71 से लेके लगभग 4750 तक का लेवल है ये, ओके। काफी बड़ा लेवल है लेकिन ठीक है। फिर IRCTC, IRCTC के अंदर भी अभी ये जो लेवल है काफी करीब आ गया, आप एंट्री कर सकते हैं अराउंड 934 टू 848, सॉरी, हाँ बता, 934 टू 848 तक का लेवल है, ओके। तो ये काफी करीब आ गया हमारे एंट्री के। IRCTC के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, BEL। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, BEL के लिए रुकिए, ये वापस थोड़ा सा नीचे आ सकता है क्योंकि ये काफी यहाँ पे जोन के ऊपर टच कर रहा है। वापस नीचे आएगा तो आप ले लीजिए। टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर टाइम है अभी तक, जस्ट इसका आपको लेवल बता देता हूँ। ओके, सो दो लेवल्स है यहाँ पे। सो 218 से लेके 177 का लेवल है, उसके बाद 154 से लेके 136 का लेवल है, उसके बाद DLF।
ओके, डीएलएफ का लेवल है 115.6 टू 100। ओके, 116 पकड़ लो, 116 के नीचे लेवल है इसका। अगर वहां तक आते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। ओके, मेरे कुछ पर्सनल पिक्स। बाटा। बाटा के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं पहले से ही। फिर से देखते हैं अगर आपको री एंट्री का टाइम मिलता है। बाटा काफी ऊपर चला गया है। अभी वापस अगर वो नीचे आता है तो मैं आपको बताता हूँ, री एंट्री आप कर सकते हैं बाटा के अंदर। ओके, वापस अगर 1100 के बीच में आता है, 1103, ओके, वहां तक आ जाता है, आप वापस बाटा के अंदर एंट्री कर लीजिए। अभी भी करेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अंडर वैल्यूड है, और सबसे बेस्ट क्या है, ये सब कोरोना वायरस से अफेक्ट नहीं होने वाला स्टॉक है। ओके, तो कैसा है कि कंपनीज जो भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है वापिस रिवाइव होने में। और बाटा का कैसा है, जो फ्यूचर है वो काफी स्ट्रांग है। तो काफी मेरे जो पर्सनल पिक्स होते हैं उसके अंदर उनका फ्यूचर काफी स्ट्रांग होता है। ओके, सो बाटा एक है जो काफी स्ट्रांग कंपनी है और बनने जा रही है। जैसा कि मैंने आयशर मोटर्स के बारे में आपको रिकमेंडेशन किया था कुछ साल पहले, तो कि जैसा आयशर मोटर्स ने ग्रोथ दिया, राइट, हार्ली डेविडसन का कॉपी करके, तो वैसे ही बाटा इंडिया भी जो है वो बेल इंटरनेशनल को कॉपी कर रहा है। राइट, इट इज ऑल्सो इंटरनेशनल ब्रांड, चाइना में काफी चलता है। और बाटा इंडिया भी उसी के स्ट्रक्चर को कॉपी कर रही है, और इंडिया में सब ऐसे ही चलता है, वो चाहे गाने हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वो चाहे कोई गाना हो, चाहे कोई मूवी हो, चाहे कोई बिजनेस मॉडल हो, जैसा कौन बनेगा करोड़पति का, हु वांट्स टू बी ए मिलियनर हो, बिग बॉस हो, या कुछ भी हो, जो बाहर चलता है देश में, वो सेम कट कॉपी पेस्ट बिजनेस मॉडल हमारे इंडिया के अंदर वैसे के वैसे ही चलते हैं। तो काफी अच्छा मौका है इंडियंस को इन्वेस्ट करके। सारे बिजनेस मॉडल तो सारे कौन, चाहे डी मार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट जैसा कोई हो, तो रेडीमेड बिजनेस मॉडल्स हमें मिलते हैं। ओके, सो एल एन टी फाइनेंस, हीरो मोटर, गोदरेज कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा बैंक, क्लैरियंट केमिकल्स। क्लैरियंट केमिकल्स छोटी कंपनी है लेकिन बड़ा धमाका हो सकती है। ओके, सो ये मेरे पर्सनल पिक्स है फिलहाल, और आगे ऐड करते जाऊंगा। इनके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, अच्छा, जिसके अंदर इन्वेस्ट करना है वो तो ठीक है, लेकिन जिसके अंदर इन्वेस्ट नहीं भी करना है वो भी बताना काफी जरूरी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे है, तो कि बस किसी के अंदर भी घुस जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, सो गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स अवॉइड करो, जैसा वो मन्नपरम गोल्ड लोन हो, है ना, या फिर जितने भी गोल्ड रिलेटेड है, मुथ्थू फाइनेंस हो। ओके, सो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए। गोल्ड का देखिए, गोल्ड जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था नीचे आने वाला है। सो गोल्ड लगभग 35,000 तक आ जाएगा। आपको लेवल बता देता हूँ गोल्ड का। ओके, सो ये लेवल है, ठीक है, ये जस्ट बाउंस कर रहा है इस लेवल से थोड़ा सा, लेकिन यहाँ से हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से नीचे आएगा गोल्ड। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 35,000 के आसपास आता है, अगर रुपीज में कन्वर्ट किया जाए, तो इस लेवल तक गोल्ड आ जाएगा। ओके, गोल्ड से रिलेटेड किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। टाटा स्टील हो, अशोक लेलैंड हो, एनजीसी, बीपीसीएल, या इंजीनियर्स इंडिया, एमएनएम, हिंडाल्को, वीडीएल, एसबीआई कार्ड आईपीओ, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं। मैंने आपने जो जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर डाउट्स पूछे थे, तो वो मैंने लिए हुए हैं। तो इसके अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। किसी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, तो किसी का मेटल स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, तो ऑयल्स के कुछ इशू है, तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम, तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीजें नहीं है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रांड वाइज हमको लगता है कि हमको अभी एंटर करने चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसके अंदर
एंटर ना करें। मैंने जितने भी आपको शॉर्ट लिस्ट करके दिए ये काफी नो गिने चुने हैं, जो फंडामेंटली भी अच्छे हैं, वैल्यूएशन में भी अच्छे हैं, चार्ट वाइज भी अच्छे हैं टेक्निकली। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमारी काफी बढ़ जाती है ग्रो करने की। और जितने भी मैंने लेवल्स दिए हैं, जैसे कि 30-33% जितना भी आपका अमाउंट हो, आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन वार्निंग, दिस इज जस्ट ए educational and entertainment purpose only, and research and invest at your own risk. We are not responsible for any profit or loss.